नमस्कार, स्मार्ट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार के साथ। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऑडियो ब्रिज के माध्यम से बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि कोविड-19 से लड़ने और जनता के कल्याण के लिए सरकार ने जीवन अमृत और मास्क बनाने जैसी कई कल्याणकारी योजनाएं बनाई है। इसका लाभ आम जन तक पहुंचे, इसकी मॉनिटरिंग करने का उन्होंने आह्वान भी किया और संकट के ऐसे समय में योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, उसके लिए दीनदयाल समितियां बनाने की बात कही। शहरी क्षेत्रों में हमने तय किया है बहनों को रोजगार मिले, इसलिए वो मास्क बनाएंगी। वो मास्क बनाने के लिए पंजीयन कराएंगी। मास्क बना के एक निर्धारित शहर में निर्धारित स्थान पर जमा करेंगी और उनको 11 रुपया मास्क के उनके खाते में चले जाएंगे। तो बहनों को रोजगार मिलेगा और मास्क की कमी की वो पूर्ति कर पाएंगी। वैसे एक जीवन अमृत योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपील की थी। परम पूजनीय सरसंघ चालक जी ने भी आयुर्वेद और बाकी पद्धतियां जो अपनी हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की, उसको अपनाने का आह्वान किया था। और इसलिए हमने जीवन अमृत योजना के तहत जो काढ़ा है, उस काढ़े के पैकेट को जो लघु वनोपज संघ के माध्यम से बना रहे हैं, 1 करोड़ परिवार तक पहुंचाने का फैसला किया है, ताकि हम रोग के आने पर उपचार ना करें, उसके पहले ही इलाज कर लें। इससे इम्यूनिटी बढ़ेगी और कोरोना से लड़ने की अपनी ताकत बढ़ने के कारण हम इस रोग का शिकार नहीं होंगे। ऐसी एक नहीं, अनेकों योजनाएं बहुत कम समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रारंभ की है। गरीब, किसान, नौजवान, माताएं, बहनें, किसी को परेशानी नहीं आने देंगे। आप सबसे मेरा निवेदन है, आग्रह है कि ये सब योजनाओं का लाभ नीचे पहुंचे, इसकी आप मॉनिटरिंग करने का कष्ट करें। क्योंकि राशन का वितरण ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा, मैं तो रिपोर्ट लेता ही हूँ, लेकिन फीडबैक आपकी तरफ से भी आना चाहिए। कोई गड़बड़ कहीं ना हो, गरीबों तक ठीक से पहुंच जाए, इसकी चिंता आपको करनी है। सरकार अपनी है, भारतीय जनता पार्टी की है, और जिस सरकार के काम नीचे तक पहुंचे, ये जवाबदारी भी अपनी है। अभी माननीय अध्यक्ष जी से और माननीय संगठन महामंत्री जी से चर्चा हुई है। हम एक व्यवस्था और बना रहे हैं, दीनदयाल समितियां हर ग्राम पंचायत के स्तर पर हम बनाएंगे, शहरों में वार्ड के स्तर पर बनाएंगे, और ये दीनदयाल समितियां मॉनिटरिंग का काम करेंगी, ठीक से चीजें सब तक पहुंचे इसको देखेगी। वितरण में भी सहयोग इनका लिया जा सकता है। इस तरह का एक फैसला हम लोगों ने किया है, उस पर जल्दी अमल करेंगे। छत्तीसगढ़ के रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोक कलाकारों के लिए डोनेशन ऑन व्हील अभियान के तहत राशन के 1000 पैकेट भेंट किए। उन्होंने आज सवेरे यहां अपने निवास पर डोनेशन ऑन व्हील अभियान के वाहन को प्रतीक स्वरूप कुछ पैकेट अपने हाथों से भेंट किए। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे भी इस अवसर पर उपस्थित थे। मुख्यमंत्री बघेल की ओर से उपलब्ध कराए गए राहत पैकेट में 5 किलो चावल, 1 किलो दाल, 2 किलो आटा, आधा किलो नमक, हल्दी, 1 साबुन और बिस्किट शामिल है। राशन के ये पैकेट लोक कलाकारों को वितरित किए गए। डोनेशन ऑन व्हील अभियान के तहत शहरवासियों से इकट्ठे किए गए राशन के 37,000 पैकेट जरूरतमंद लोगों को उपलब्ध कराए गए हैं। इसी तरह लगभग 2.5 लाख लोगों को भोजन कराया जा रहा है। रायपुर शहर में इसके लिए 10 किचन संचालित किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ में आज 2 जवान घायल हो गए और एक महिला नक्सली को मार गिराया गया, जिसके पास से SLR राइफल, 12 बोर बंदूक बरामद की गई। वहीं घायल जवान को बेहतर इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से रायपुर लाया गया है। बता दें कि कड़ेनार से सुबह पुलिस का दल रोड ओपनिंग के लिए करियामेटा की ओर रवाना हुआ था। कुछ देर पहुंचने के बाद घात लगाए नक्सलियों ने अचानक से गोलीबारी कर दी। दोनों ओर से लगभग 1 घंटे तक गोलीबारी हुई, जिसमें स्पेशल टास्क फोर्स का आरक्षक और जिला रिजर्व पुलिस बल का जवान घायल हो गया। घटनास्थल पर सर्चिंग के दौरान एक वर्दीधारी महिला का शव बरामद किया गया। मध्य प्रदेश के बालाघाट में भी पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। अस्थायी पुलिस चौकी टेमनी के पास छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा पर मुठभेड़ की खबर है। बालाघाट एसपी अभिषेक तिवारी ने बताया कि बालाघाट पुलिस की देवर बेली हॉक फोर्स और टेमनी हॉक फोर्स की टीम सुबह सर्चिंग पर गई थी। टेमनी के पास टांडा नदी के पास मुठभेड़ हुई है। नक्सली मौका देखकर भाग गए। वहीं पुलिस टीम को मौके से एक 12 बोर की बंदूक मिली है, जिससे नक्सली के घायल होने की आशंका है। दोनों तरफ से तकरीबन 10 से 12 राउंड गोलियां चली। नक्सलियों के 25 से 30 की संख्या में होने की संभावना बताई जा रही है।
और इस ऑपरेशन के चलते आज सुबह करीब 7:30-8 बजे जो है नक्सल पार्टी और पुलिस का आमना सामना हुआ, जिसमें कि नक्सल ग्रुप ने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस ने की तरफ से भी फायरिंग हुई है और कुछ समय के बाद जब फायरिंग रुकी है तो वहाँ पर उस क्षेत्र का जब सर्चिंग की गई तो वहाँ पे नक्सलियों का कुछ सामान और एक उनका वेपन प्राप्त हुआ है। वो वेपन 12 बोर का भरमार प्रतीत हो रहा है। अभी जब वो वापस आएगा तो उसकी और गहनता से जांच होगी कहाँ से आया है, और वो क्योंकि वेपन वहाँ मिला हुआ है, छोड़ के गए हैं, तो ऐसा मैं प्रतीत हो रहा है कि शायद नक्सल पार्टी में से कोई एक घायल है और जो अपना वेपन छोड़ के वहाँ से भागे हैं। तो लगातार उस क्षेत्र की सर्चिंग की जा रही है। 4 पार्टीज और भी हम लोगों ने डिप्लॉय की हैं जिससे कि उनके भागने के रास्तों को नाकाबंदी की जा सके। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मशहूर अभिनेता इरफान खान के निधन पर शोक जताते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। शिवराज सिंह चौहान ने अपने ट्वीट के जरिए शोक संवेदना जताते हुए कहा, मृत्यु सत्य है और शरीर नश्वर। यह सत्य जानते हुए भी हर व्यक्ति के असमय निधन पर अत्यंत दुख होता है। अभिनय शब्द की असली परिभाषा देने वाले अभिनेता इरफान खान के निधन पर भावभीनी श्रद्धांजलि। अपने उत्कृष्ट अभिनय के माध्यम से आप सदैव हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। हमेशा सुर्खियों में रहने वाले कंप्यूटर बाबा ने आज भीषण गर्मी के बावजूद जलते कंडों के बीच अनशन किया। दरअसल कंप्यूटर बाबा महाराष्ट्र के पालघर और उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में संतों की हत्या के खिलाफ अपना विरोध जताते हुए इंदौर में अपने आश्रम में करीब 7 घंटे के अनशन पर बैठ गए। कंप्यूटर बाबा ने कहा कि योगी जी, यूपी में आपके राज्य में संतों की हत्या हुई है। इस घटना से पूरा संत समाज स्तब्ध है। साथ ही उन्होंने संतों की हत्या की सीबीआई जांच कराने की मांग की। जरूरी है इसके उसके तहत हमने योगी सरकार से जो बुलंदशहर में तलवारों से 2 संतों को काट दिया है उसमें सीबीआई की जांच होना चाहिए और पालघर में भी सीबीआई की जांच होना चाहिए। उसके लिए भी हमने उद्धव सरकार से कहा है। इसी के लिए आज सुबह 9 बजे से अभी शाम को 4 बजे तक 7 घंटे का हमने आज अनशन किया है और चेतावनी दी है दोनों सरकार को, विशेष रूप से योगी सरकार को। योगी सरकार, आप संत हैं, भगवा की सरकार में संतों की हत्या हो रही है, तो योगी जी आपका राम राज्य है कि रावण राज्य? ये पूछना चाहूँगा योगी जी से। हमारे संतों को, निरपराधी संत, बेकसूर के संत जिनको तलवारों से मारा जा रहा, लाठियों से पीटा जा रहा, आखिर हमारे संतों का क्या कसूर था? मैं न्याय मांग रहा हूँ। उस न्याय मांगने के लिए आज मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और योगी सरकार से कहना चाहूँगा, योगी सरकार आप संभल जाएं। 1 महीने के अंदर आपने विस्तृत जांच। कुछ दिन पहले कोरोना के संकट काल में भारत ने जब हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन अमेरिका को देने का फैसला लिया था तो देश में विपक्ष ने तमाम सवाल उठाए थे, लेकिन बावजूद इसके भारत सरकार ने अमेरिका को ये दवाई भेजी। उसके बाद 10 अप्रैल को व्हाइट हाउस के ट्विटर हैंडल से कई भारतीय ट्विटर हैंडल को फॉलो किया गया था। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति भवन समेत कई अकाउंट शामिल थे, लेकिन अब इन सभी को अनफॉलो कर दिया गया है, जिसे लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने तंज कसा। पटवारी ट्वीट कर लिखा कि देश के लिए एक अपमान भरा दिन। अमेरिकी व्हाइट हाउस ने मोदी के दोनों ट्विटर अकाउंट नरेंद्र मोदी और पीएमओ को अनफॉलो कर दिया है। कुछ दिनों पहले ही फॉलो किया था। आखिर नमस्ते ट्रंप और दवाइयां देने के बाद मोदी जी और देश को यह सम्मान मिला। क्या ये मजबूर विदेश नीति का प्रतिफल है? मध्य प्रदेश बीजेपी के वरिष्ठ नेता लक्ष्मी नारायण गुप्ता से पीएम मोदी ने फोन पर बातचीत की है। फोन पर बातचीत के बाद बीजेपी नेता गुप्ता ने कहा कि देश को कोरोना संक्रमण से मुक्त करने के लिए मैंने पीएम मोदी का आशीर्वाद दिया। मुझसे अभी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से फोन में बात की, बहुत खुशी हुई। उनको भी मैंने आशीर्वाद दिया कि वो भविष्य भी प्रधानमंत्री बनेंगे। उनको अपने बुजुर्गों की चिंता का भाव मैंने कोरोना महामारी पर कार्य पाने का आशीर्वाद दिया। मैं इस सम्मान अपने मन के लिए भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी का आभारी हूँ।
मध्य प्रदेश के रायसेन शहर के एक ही परिवार के 2 भाइयों की मौत और उनके माता पिता की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मृतकों के सबसे छोटे भाई विनीत अग्रवाल की भी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके अलावा मंडीदीप में कोरोना पॉजिटिव छात्रा के परिवार के 3 अन्य सदस्य भी कोरोना से संक्रमित निकले हैं, जिसके बाद जिले में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 54 हो गई है। अग्रवाल परिवार में सबसे पहली मौत 24 अप्रैल को अमित अग्रवाल की हुई। इसके बाद 26 अप्रैल को दूसरी मौत सुमित अग्रवाल की हुई। रायसेन शहर के वार्ड 7 महामाया चौक पर टिफिन सेंटर का कार्य करने वाला अग्रवाल परिवार कोरोना संक्रमण से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। छत्तीसगढ़ के जशपुर और धमतरी में आज एक कोरोना पॉजिटिव मिले। इन दोनों जिलों में संक्रमण के ये पहले केस हैं। इससे पहले मंगलवार सुबह सूरजपुर के प्रतापपुर में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में झारखंड के गढ़वा जिले के 58 साल का श्रमिक संक्रमित मिला था। बाद में पुलिस कांस्टेबल समेत 9 लोग भी संक्रमित पाए गए। ये सभी लोग बुजुर्ग के संपर्क में आए थे। इन सब का रैपिड टेस्ट किया गया था। सूरजपुर से इन सभी 9 कोरोना पॉजिटिवों को रायपुर एम्स लाया जा रहा है। यहाँ पर सबकी फिर से जाँच की जाएगी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में किसान परेशान है। मसूरी क्षेत्र के कई किसानों की अब तक धान की फसल की खरीद नहीं हुई है। शाखा प्रबंधक और कंप्यूटर ऑपरेटर की लापरवाही से किसान दर-दर भटक रहे हैं। बता दें कि ग्राम ओखर में धान खरीदी केंद्र में 139 किसानों की अब तक धान नहीं खरीदी गई। 139 किसानों की 4,636 क्विंटल धान आज भी मंडी में सड़ रही है। सभी किसानों को 5 फरवरी से 19 फरवरी तक का टोकन दिया गया था, लेकिन धान की खरीद अब तक नहीं की गई। अब ये किसान काफी परेशान हैं। 5/2/2020 को कटा था और हम लोग निश्चित डेट पे अपना धान यहाँ पे ला के रख दिए थे और मैं 380 कट्टी धान लाया था और 380 कट्टी धान लाया था, उसमें का आधा धान तो पूरा ख़राब हो चुका है और यहाँ का जो प्रबंधक जी हैं वो बोल रहे हैं कि अपना धान वापस ले जाओ, जब खरीदी होगा तब हम धान वापस मंगाएंगे ऐसे करके। और अपना धान आप किसान हैं? हाँ, आप मैं किसान हूँ। धान बेचकर ही आप निर्भर रहते हैं इस पे? क्या हाँ, समस्याएं हो रही हैं आपको? हम लोग सर किसान हैं और पूरा खेती पे निर्भर रहते हैं और खेती में लगभग हमारा तो पर एकड़ 10 से 12 हज़ार रुपये लागत आ जाता है और पूरा हमारा जो घर है, जीवन यापन है, खेती से ही चलता है। और हमारा जो धान लाए थे वो भी ख़राब हो गया, तो इससे हमारी स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है और हम लोग कर्जे में आ गए हैं और सोसाइटी से भी कर्जा लिए थे, वो ना तो सोसाइटी कर्जा पटा है ना हमारा धान बिका है। मध्य प्रदेश में भिंड के मजदूर बाइकों पर सवार होकर अपने गांव लौटे। ये सभी लॉकडाउन के चलते गुजरात के अहमदाबाद में फंसे हुए थे। इनमें कुछ बच्चे भी शामिल हैं। ये सभी जब अपने गांव पहुंचे तो गांव की सीमा पर रोककर डॉक्टर्स ने इनके स्वास्थ्य का परीक्षण किया। साथ ही इन्हें एहतियात के तौर पर 14 दिनों के लिए क्वारंटीन किया गया है। सुरेश शर्मा जी द्वारा सूचना दी गई कि मोहन पर कुछ बाहर से लोग आए हैं गुजरात से, तो उनको वहाँ पुलिस चेकिंग के दौरान रोका गया। उसके उपरांत स्वास्थ्य टीम द्वारा आकर उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। क्योंकि ये लोग गुजरात से आए हैं, इसलिए कोई रिस्क ना लेते हुए ज़िले के क्वारंटाइन सेंटर पर इन 16 व्यक्तियों को भेजा जा रहा है। इसमें 11 बड़ी सदस्य हैं, 5 बच्चे। मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर के चावरपाठा गांव के 20 वर्षीय युवा शिवम मिश्रा ने एक सैनिटाइजर मशीन बनाई। शिवम ने ये मशीन अपने स्कॉलरशिप के पैसों से ही घर पर सीमित संसाधनों की मदद से तैयार की है, जो सिर्फ 20 सेकंड में पूरी बॉडी को सैनिटाइज कर देती है। शिवम ने बरमान चौकी में तैनात जवानों को ये मशीन समर्पित की। वहीं इस नए कार्य के लिए बरमान चौकी प्रभारी ओपी शर्मा ने शिवम को धन्यवाद दिया। जो हमारे पुलिस के जवान हैं, डॉक्टर्स हैं, ये लोग भी इंसान हैं, कहीं ना कहीं इनको भी कोरोना का खतरा है, तो हमारे मन में ये बात आई। और चूँकि मेरे पास कुछ हमारे स्कॉलरशिप के जो पैसे बचे हुए थे, उस राशि में मैंने जो है अपने घर पर ही जो है इस मशीन को तैयार किया है। और इस मशीन को आप देखेंगे गौर से, तो इसमें जो हमने ऊपर टंकी लगाई हुई पूरे एक सैनिटाइजर चैम्बर जो है इसको तैयार किया है। इसके माध्यम से जो हमारे पुलिस के जवान हैं
वो महज 20 सेकंड में अपने आप को सैनिटाइज कर सकेंगे और उनको जो है निस्वार्थ भाव से सेवा करने में जो है काफ़ी सहायता हो। शुभम ने जो सैनिटाइजर मशीन अपने पैसे खर्च करके घर पे बनाया है, ये बहुत सराहनीय काम है। पुलिस को सौंपा है, इससे पुलिस की 100% सुरक्षित है और युवाओं में ऐसा साहस बहुत कम देखने को मिलता है कि जो इतनी कम उम्र के लड़के पुलिस के प्रति एक अच्छी सोच रखते हैं। इसने जो सोचा है पुलिस के प्रति बहुत अच्छी सोच। छत्तीसगढ़ में महासमुंद जिले के बसना नगर में तहसीलदार और नायब तहसीलदार ने सब्जी विक्रेता की डंडे से पिटाई कर दी, जिसके विरोध में बसना नगर में सब्जी का विक्रय बंद रहा। किसी भी सब्जी वाले ने अपनी दुकान नहीं लगाई। सभी ने एकजुट होकर तहसीलदार ललिता भगत और नायब तहसीलदार राममूर्ति दीवान पर FIR दर्ज करने की मांग की है। सब्जी विक्रेताओं ने लिखित शिकायत थाने में की। सब्जी व्यवसाय बंद रहने से नगर के लोगों को सब्जी नहीं मिली। जानकारी के अनुसार बसना के 2 सब्जी विक्रेता निर्धारित समय के बाद सब्जी समेट रहे थे, तभी अलग अलग जगह पर कथित तौर पर ललित भगत और राममूर्ति दीवान ने डंडे से इनकी पिटाई कर दी। इस मामले में बसना जनपद में मीटिंग भी रखी गई थी, जिसमें जनप्रतिनिधि सहित सब्जी विक्रेता प्रेम साय पटेल भी शामिल हुए थे। मामले को सरायपाली SDM कुणाल दुदावत ने शांत कराने का भरपूर प्रयास किया और कार्रवाई का आश्वासन दिया। सभी दुकान लोड कर रहे थे और उसके बाद आया और मारने चालू कर दिया। अच्छा, कौन मारा आपको? सर नायब तहसीलदार? हाँ, दीवान। अच्छा, शिवराज पटेल। क्या हुआ? तो मैडम आके भका मारना चालू कर दिया। हाँ, कहाँ पे? मंदिर के सामने। काय की दुकान लगाए थे? सब्जी का? हाँ। अच्छा, आज सुबह की बात है? हाँ, 12 बजे का। केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा कोरोना महामारी से बचने के लिए लोगों को अभी तक भी जागरूक किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और लगातार लोगों को समझाया जा रहा है ताकि लोग एकजुट न हों और दूर रहकर अपने सभी काम करें। पुलिस कर्मचारी लगातार अलग अलग इलाकों में जा रही हैं और लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। मुंगेली शहर और आसपास के क्षेत्रों में पेट्रोलिंग की जा रही है। जिले में लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। साथ ही साथ जागरूकता कार्यक्रम भी संचालित किए जा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में जिला पुलिस द्वारा राजस्व एवं सभी अन्य संबंधित विभागों से मिलकर कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में कल भी शहर में जो मुख्य शहर है उसमें प्रशासनिक अधिकारियों, नगर पालिका के अधिकारियों के साथ संयुक्त भ्रमण किया गया, पैदल पेट्रोलिंग की गई थी, जिसके तहत सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए निर्देशित किया गया। साथ ही साथ कम से कम कर्मचारियों के साथ दुकान में काम करने, सैनिटाइजर रखने, दुकान के सामने रस्सी लगाने और एक से अधिक व्यक्तियों को प्रवेश न करने देने संबंधी सलाह दी गई। इसी तरह कुछ दिनों पहले हमने हमारी जो महिला अधिकारी हैं उनके नेतृत्व में महिला कमांडो के साथ जागरूकता रैली निकाली गई थी। सभी का उद्देश्य ये है कि कोरोना एक जो महामारी रोग पूरे विश्व में फैला हुआ है, जागरूकता ही इसका उपाय है और लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके इससे विजय प्राप्त किया। मध्य प्रदेश के बेगमगंज में कोरोना संकट में 24 घंटे अपनी सेवा देने वाले पुलिस कर्मियों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। VMO विजय लक्ष्मी नागवंशी के निर्देशानुसार एक टीम गठित की गई थी, जिसने बेगमगंज थाने जाकर थाना प्रभारी घनश्याम शर्मा समेत 31 पुलिस कर्मचारियों का परीक्षण किया। थाना प्रभारी घनश्याम शर्मा ने बताया कि दिन रात अपनी ड्यूटी निभा रहे पुलिस कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है। सभी स्वस्थ पाए गए हैं, किसी को कोई संक्रमण नहीं है और वह अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हैं। आज यहाँ पे आपने स्वास्थ्य परीक्षण की, कितने लोग स्वस्थ पाए गए? 31 स्टाफ की जांच किए गए और 31 पूरे स्वस्थ हैं। आज हमने BMO मैडम से निवेदन किया था कि हमारे भी स्टाफ का जो थाना बेगमगंज में SPO2 उनके हमारे स्टाफ को चेक कर लें। तो BMO मैडम ने अपना टीम भेजी है, जिसमें CHO सूर्या मैडम हैं और दिनेश कुमार और AC सेन, ये लोग आए। हमारे स्टाफ का सभी कर्मचारी जो उपस्थित स्टाफ था, सभी कर्मचारियों का SPO2 चेक किया गया, जिसमें सभी कर्मचारी नॉर्मल
इनकी SpO2 है, ऑक्सीजन लेवल जो है नॉर्मल है और सभी स्वस्थ पाए गए। अभी आज करीब 31 अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे, सभी स्वस्थ हैं। शेष जो बचे हैं उनका बाद में कराया जाएगा। बालाघाट जिले के परसवाड़ा क्षेत्र उकवा में पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क है। निर्धारित समय को ध्यान में रखते हुए सभी नियमों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। वहीं विधायक रामकिशोर कावरे का कहना है कि क्षेत्र अभी तक सुरक्षित है और आगे भी सुरक्षित रहेगा। वहीं उकवा चौकी प्रभारी सोनाली डोग का कहना है कि इस स्थान पर कोई भी परेशानी नजर नहीं आ रही है। क्षेत्र के सभी दुकानदार समय अनुसार अपनी दुकानें खोलते और बंद करते हैं। जो लगातार प्रयास कर रही है, पब्लिक से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से। गांव में भी हम लोग ने जो ग्रुप बनाए हैं और लॉकडाउन और ये जो कोरोना वायरस की लगातार हमको सतर्कता बरतने के लिए समझाइश दे रहे हैं। लगातार पुलिस भ्रमण कर रही है, लगातार प्रयास कर रही है। ये इसी का परिणाम है जो हम लोगों को यहाँ देखने को मिल रहा है। क्या दिक्कतें आ रही है यहाँ पे? दिक्कतें ये कि हम इतने कम बल के होने के बावजूद व्यवस्था बना रहे हैं, पर बल की फिर भी कमी होने की वजह से हम लोगों को थोड़ी दिक्कतों का सामना तो करना पड़ रहा है, और फिर भी प्रयास तो लगातार जारी है। लोगों का सहयोग किस प्रकार मिल रहा है? पब्लिक का सहयोग ये है कि अधिकतर गाँव में दिक्कतें हो रही है, जो दूर दराज के गाँव है जहाँ हमारा जाना संभव नहीं हो पा रहा है, बस वहाँ दिक्कतें हैं। जो शहरी है वो क्षेत्र में लोग समझदार है, सहयोग भी कर रहे हैं लगातार पुलिस का। और अभी दिक्कतें इसकी आ रही है कि कुछ सेवाएं खुल चुकी हैं। अब अपने 2 गज की दूरी को करके ही इस लड़ाई को जीत सकते हैं, और हमने अभी जीतने का काम भी किया है। आज बालाघाट जिले की हम बात करें तो निश्चित रूप से हम बालाघाट जिले में इस कोरोना को जीता है। आज तक के हमारे इस जिले में किसी प्रकार से कोई कोरोना से ग्रसित कोई व्यक्ति यहाँ पर नहीं है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि पूरा समय निकल जाए, ऐसा न रहे। और आज मध्य प्रदेश सरकार ने एक दिन पहले ही आदेश जारी किया है, जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति सड़क पर थूकता पाया जाता है तो व्यक्ति पर 1000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। उज्जैन में एसआई पुरुषोत्तम ने एक ट्रक चालक को गलत तरीके से सड़क पर थूकते देखा। उन्होंने तुरंत उसे रोककर नियमानुसार कार्रवाई की और 1000 रुपए का जुर्माना लगाया। देखिए, मध्य प्रदेश शासन ने, हमारे प्रमुख सचिव महोदय ने निर्णय लिया था कि जो भी इस संक्रामक बीमारी जो कोरोना की चल रही है उसको मद्देनजर रखते हुए निर्णय लिया गया है मध्य प्रदेश शासन के द्वारा कि जो भी कोई थूकेगा और संक्रामक बीमारी उससे निश्चित फैलेगी, तो ऐसा होने पर नगर निगम 1000 रुपये तक जुर्माना उसके ऊपर लगा सकती है। तो उसी क्रम में हमारे माननीय आयुक्त महोदय ऋषि गर्ग साहब के निर्देश पर हमारे पुरुषोत्तम दुबे जी एसआई के द्वारा जो आज पहला इस प्रकार का थूकने पर जो जुर्माना लगाया गया है, निश्चित है ये प्रशंसनीय है और शासन के आदेशों का तत्काल पालन करना दिखाता है। हमारा उद्देश्य लोगों को जुर्माना करने का और दंड करने का नहीं है। हमारा आग्रह है कि लोग सड़क पर न थूकें, क्योंकि कोरोना की जो बीमारी है वो किसी व्यक्ति को यदि संक्रमित है वो तो निश्चित है कि उसके थूकने से दूसरे आदमी पे भी संक्रमित होगी। तो इसी परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने जो कदम उठाए हैं उसका हम पालन कर रहे हैं। हम अपने कमिश्नर के आदेश का पालन कर रहे हैं और लोगों से आग्रह करते हैं कि सड़क पर ना थूकें, सुरक्षित रहें, मास्क पहन के रहें। शासन ने जो आदेश जो दिया था 1000 रुपये का अर्थदंड थूकने पर, तो आज इन उज्जैन नगर निगम द्वारा आयुक्त महोदय के आदेशानुसार आज हमने 1000 रुपये की चालानी कार्रवाई थूकने पर सुनील नाम के व्यक्ति पर की गई। ड्राइवर था सर, और वो थूक रहा था, इस बीच में हम वहीं खड़े थे और उसको हमने पकड़ा और उस पर कार्रवाई की। एमपी के पन्ना में एक क्वारंटीन युवक ने फांसी के फंदे पर लटक कर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार बीती 24 अप्रैल को ही गड़ाकोटा से 6 लोग वापस आए थे, जिनमें से एक ने आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले में जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि युवक घटारी गांव का है। ये लोग बाहर से आए थे। सुरक्षा की दृष्टि से इन सभी 6 लोगों को सरकारी महाविद्यालय में रखा गया था और फिलहाल पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। बाहर से आए थे, उनको
सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ जो हमने सेंटर बनाए रखा है शासन ने, कॉलेज में उनको वहाँ रखा गया था और सुबह उसके माता पिता भी आए थे और उन खाना पीना भी खिलाया। उसके साथ वाले भी हैं, 6 लोग थे और उस पर उसने सुसाइड कर लिया, जिस पर उन्होंने मर्ग कायम करके जाँच प्रारंभ कर दी। सर पुलिस के नज़रिए से मामला क्या प्रतीत हो रहा है? प्रथम सुसाइड है। अच्छा सुसाइड है। और क्या नाम है सर इसका, उम्र क्या है? इसका राम प्रसाद कुशवाहा का नाम। और पिता का सर? राम लखन कुशवाहा। उम्र क्या होगी सर? 19 साल। ये कहाँ से आए थे? गढ़ागुड़ा सागर से आए। कोरोना संकट के इस दौर में जब पूरे देश में लॉकडाउन है, लोग खुद को सुरक्षित रखने के लिए अपने घरों में कैद हैं। ऐसे में कई कोरोना वॉरियर्स हैं जो इस मुश्किल घड़ी में भी अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटते नजर नहीं आ रही हैं। इनमें स्वास्थ्य कर्मी तो है ही जो लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में जुटे हुए हैं। इनके साथ साथ कई पुलिसकर्मी भी हैं जो लॉकडाउन के मद्देनजर अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इनमें कई महिलाएं स्वास्थ्यकर्मी भी हैं जिन्हें अपना घर संभालने के साथ साथ अपनी नौकरी भी पूरी मुस्तैदी से करनी पड़ती है। इनमें से एक है छत्तीसगढ़ के कोरिया में सपना, जो अपने बच्चे के साथ अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रही है। सपना छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर अपनी जिम्मेदारी के साथ दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की स्वास्थ्य जांच में जुटी है। बता दें कि सपना मनेन्द्रगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत हैं, जिनकी ड्यूटी बॉर्डर पर लगी है। 12 मजदूर राजस्थान के जैसलमेर से उज्जैन के मोहनपुरा गांव जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही सड़क दुर्घटना हो गई। दर्दनाक हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई। दरअसल बुधवार सुबह सवेरे सभी मजदूर भैरवगढ़ स्थित साधु माता मंदिर सड़क के मोड़ पर आराम कर रहे थे। इसी दौरान ट्रक ने उन्हें रौंद दिया। तीनों मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद से ट्रक चालक फरार बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मिल से आए थे, रात को 10 बजे उनको मेडिकल कॉलेज के पास ट्रक में पुलिस वाले ने, बस वाले ने उतार दिया। वहाँ से पैदल आ रहे थे घर, तो फिर वो रास्ते में लेट हो गए, थक गए थे, तो बोला कि अब यहीं सो जाए, तो वहाँ सो गए थे। सो रहे थे तो इधर से ट्रक वाहन गया तो उसके ऊपर चढ़ के निकल गया। ये 12-13 लोग थे, तो सब वो कोई साइड में सो रहे थे, ये थोड़ा आगे थे, उनके पाँव तरफ सो रहे थे। 3 जने के ऊपर निकल गए। कहाँ से कहाँ जा रहे थे ये लोग? ये जैसलमेर से आए थे, तो साधु माता बावड़ी से मोहनपुरा आ रहे थे घर, तो रास्ते में फिर थक गए तो बोले सो गए बोले। कल देर रात उज्जैन ज़िले में लगभग 3:30 बजे के आसपास जो राजस्थान जैसलमेर से जो मज़दूर आए थे, उनको वहाँ की सरकार ने भेजा था बसों से, और फिर हमारे यहाँ नया गांव बॉर्डर से जो है एमपी सरकार की बसें जो है लेके और उनको यहाँ आए थे, उनके गांव मोहनपुरा गांव के लिए। तो यहाँ पर आगर नाके पे उनको छोड़ा था। फिर वो जो है उनका आरडी गाड़ी मेडिकल कॉलेज में चेकअप हुआ था रात को ही, और वो जो है अपने घर जा रहे थे। बीच में जो है गांव से पहले ही वो साधु माता की बावड़ी पड़ती है, वहाँ पर वो आराम करने के लिए लेट गए थे। इस बीच में जो है एक ट्रक जो है यूरिया खाद से लदा हुआ आया, और उसने जो है सोते हुए व्यक्तियों में से 3 लोगों को रौंदता हुआ चला गया, जिससे मौके पे ही 3 लोगों की मृत्यु हो गई थी। और उस पर से थाना जो है भैरवगढ़ में जो है मर्ग कायम किया गया है, पीएम कराया गया। अभी छत्तीसगढ़ के रायपुर इलाके के रावभाटा औद्योगिक इलाके में एक पेंट फैक्ट्री में अचानक से आग लग गई। सूचना के बाद घटनास्थल पर दमकल की टीम पहुंची और आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं कि आग ने वाकई में विकराल रूप धारण कर लिया था। पेंट फैक्ट्री में ये आग लगी है। किन कारणों से ये आग लगी इसका पता भी नहीं चल पाया है, और बताया जा रहा है कि जो ये फैक्ट्री है वो रावभाटा औद्योगिक इलाके में स्थित थी। सूचना के बाद घटनास्थल पर दमकल की टीम पहुंची और आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया जा सका। हालांकि आग लगने के पीछे क्या कुछ वजह रही ये अभी साफ नहीं हो पाया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर इलाके के रावभाटा औद्योगिक इलाके के एक पेंट फैक्ट्री में ये आग लग गई है। आग की लपटें और आग की से उठते धुएं के गुबार को देखकर इसकी भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भयानक थी। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। इसी के साथ स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताज़ा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।